नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं उस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, सूत्रों के हवाले से खबर। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजे जाने का आसार। राहुल खड़गे और सोनिया की बातचीत के बाद फाइनल ऐलान संभव। सोनिया की लोकसभा सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, राजस्थान से राज्यसभा के लिए 2 बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर को उम्मीदवार बनाया गया। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को रिपीट नहीं किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन। सूत्रों के हवाले से खबर, कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में समन दिया गया है। और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 3 दिन की मिली अंतरिम जमानत। शराब घोटाले में जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। बाबा सिद्दीकी के बाद पूर्व सीएम अशोक चौहान ने दिया इस्तीफा। अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और नीतीश सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल किया। सदन में फ्लोर टेस्ट के दौरान पक्ष में 129 वोट पड़े। आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस सब के बीच में पीएम मोदी कल यूएई के दौरे पर जाएंगे। बड़ी खबर। चौदह फरवरी को यूएई से कतर रवाना होंगे। विदेश सचिव ने आज कतर दौरे की जानकारी दी है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। कतर से सजा याफ्ता 7 पूर्व नौसैनिक स्वदेश वापस लौटे। 8वें पूर्व भारतीय नौसैनिक की जल्द होगी देश वापसी। कतर में मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है। और बड़ी खबर, आरएलडी ने एनडीए में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान किया। जयंत बोले, विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद फैसले के पीछे कोई बड़ी प्लानिंग नहीं, जयंत चौधरी ने कहा। इन सभी खबरों के साथ अब आपको बताते हैं कि कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी के लिए सत्ता का सर्कस दिखाएंगे। दूसरी खबर, कतर में कामयाब मोदी की कूटनीति है। भारतीय नौसैनिकों की घर वापसी हुई। तीसरी खबर, नीतीश तेजस्वी की लड़ाई में दशरथ केकई कहां से आए, तेजस्वी का खेला कहां खराब हुआ। और चौथी खबर, पंजाब हरियाणा से दिल्ली कूच करने वाले किसान कल क्या करेंगे, दिल्ली में उन्हें रोकने के लिए सड़क पर कील क्यों बिछाई गई। और पांचवी खबर, क्या बाइडेन का डिमेंशिया टेस्ट होगा। शेरगैंडा ऊंट पहचाने जाने की मांग क्यों जोर पकड़ रही है। इन सभी खबरों के बीच में अब इस वक्त की बड़ी खबर, हर कोई ये जानना चाहता है कि कल किसान आंदोलन होगा, नहीं होगा, क्या होगा। एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है और उससे एक बड़ी खबर आ रही है। किसान सरकार में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से खबर, बिजली अधिनियम 2020 रद्द होगा। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा। किसानों पर दर्ज 3100 मामले वापस होंगे। एमएसपी को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। मोहित हमारे साथ है। मोहित, सबसे पहले मुझे बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा इस वक्त चंडीगढ़ में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और किसानों के कई नेता और नित्यानंद राय, वो सभी लोग एक बैठक कर रहे थे। अभी बताइए क्या निकला है। देखिए, अब तक की जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बैठक काफ़ी पॉजिटिव दिशा में जा रही है। इसी वजह से पीयूष गोयल, जिनको करीब 8:30 पर जाने का कार्यक्रम था, वो भी अभी मीटिंग के अंदर ही मौजूद हैं। करीब 2.5 घंटे से मीटिंग जारी है और कई मुद्दों पर सहमति बनी है। बिजली अधिनियम जो 2020 है उसको लेकर किसानों को शिकायत थी कि ऐसे में किसानों को जो मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती है वो खत्म हो सकती है, सब्सिडी उनको सीधे खातों में देने की बात थी। तो उस कानून के खिलाफ किसान पिछले लंबे वक्त से मांग कर रहे थे, उसको रद्द करने की मांग मान ली गई है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर जो घायल किसान उस घटना में हुए थे और जो मारे गए थे उनको मुआवजा देने की बात मान ली गई है। हालांकि किसानों की उसमें शर्त अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त करने की भी थी, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि वो मामला ये जो है ये कोर्ट में है। तो ऐसे में जो मुआवजा देने की बात है उस पर सरकार ने हामी भरी है। और एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग के रिकमेंडेशंस, इनको लेकर अभी बातचीत जारी है। किसान इस पर पुख्ता जवाब चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि कल सरकार चाहती है कि क्या आंदोलन होगा, कल आंदोलन होगा, क्या लग रहा है? देखिए, कल आंदोलन होगा या नहीं, अभी भी इसमें कुछ पेच फंसे हुए हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर बातचीत जारी है।
हालांकि जो मुख्य मांग है एमएसपी की गारंटी, उससे पीछे लगता नहीं है कि किसान हटेंगे जब तक उनको कोई पक्का भरोसा नहीं मिलता। उनका कहना है कि सरकार उसको लेकर वादा कर चुकी है पिछले किसान आंदोलन के दौरान। आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। देखिए, ये पंजाब सरकार का चंडीगढ़ के सेक्टर 26 का महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पर यह बैठक जारी है। 2.5 घंटे हो चुके हैं। पीयूष गोयल हैं, अर्जुन मुंडा है, नित्यानंद राय इस बैठक में नहीं आ सके हैं, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से उनके कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी अंदर मौजूद हैं। पंजाब सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को भी थोड़ा समझाया जाए। अगर केंद्र सरकार कोई उचित बात कर रही है तो उसको वो समझें और ये जो आंदोलन जो काफी बड़े स्तर पर होने जा रहा है उसको टाला जा सके। लेकिन अब तक का अपडेट ये है कि अब तक किसानों ने आंदोलन को वापस लेने की हामी नहीं भरी है। आंदोलन कल होगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। मैं इसको आई स्टैंड करेक्टेड, नित्यानंद राय उसमें नहीं है, लेकिन पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा उसमें उस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त तक किसानों के इस प्रदर्शन को किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। वो दिल्ली चलो नारे के बैनर तले आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि उनकी मांगे क्या क्या थी। पहली और प्रमुख मांग एमएसपी के लिए कानून बनाना, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग, कृषि ऋण माफ करने की मांग, किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस हो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू किया जाए। किसानों ने 2020 में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जो 2021 तक चला था। इसके बाद सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। उस दौरान सरकार ने एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ तो दबाव बनाने के लिए किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया। इसे लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पूरी तैयारी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा, विवेक शर्मा और शालिनी वाजपेयी की रिपोर्ट देंगे। किसानों का रुख देखते हुए दिल्ली की 3 प्रमुख सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली की इन सीमाओं को कटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड से कवर किया जा रहा है। सड़कों पर लोहे की मोटी मोटी कीलें लगाई गई हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक्शन में आ चुके हैं। अमृतसर से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड में है। हाई लेवल बैठक हो चुकी है। पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू है। सबसे पहले आपको सिंधु बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। सिंधु बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में लोहे के बैरिकेड्स रखे हुए हैं। दिल्ली से हरियाणा जाने वाले फ्लाईओवर पर दोनों तरफ सीमेंट के बैरिकेड और कंटेनर रखे हैं। फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता भी बंद है। हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। हम इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी कई लेयर बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में ना सिर्फ पुलिस बल की तैनाती की गई है, बल्कि चारों तरफ आपको सीसीटीवी कैमरे भी हर जगह लगे दिखाई देंगे। टिकरी बॉर्डर पर भी कटीले तार, कंटेनर और सीमेंट के मोटे मोटे बैरिकेड रखे हुए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। आला अधिकारी खुद ग्राउंड का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है टिकरी बॉर्डर पर, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर अभी से तैनात हो चुके हैं। और उसके साथ ही अगर बात करें तो यहां पर सीमेंट की बैरिकेड भी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको सीमेंट का एक छोटा बैरिकेड जो है वो नजर आएगा। कई इस तरह के बैरिकेड जो है वो टिकरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह की सख्ती यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर है। वहां सीमेंट के बैरिकेड की 2 लेयर बनाकर बीच में सीमेंट भरे गए हैं। एक तरह से सीमेंट की दीवार खड़ी की जा रही है। किसानों को प्रदर्शन को देखते हुए बैरिकेडिंग और मजबूत की जा रही है गाजीपुर बॉर्डर पर। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा, जो सीमेंटेड बैरिकेड जो थे वो दो लेयर बना के बीच में सीमेंट बाकायदा भर रहे हैं एसीसी से, ताकि कोई भी बैरिकेड जो है इसको तोड़ न सके। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के अलावा दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद और नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ते। ऐसी खबरें हैं कि हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है और कई किसान नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो टेम्परेरी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ऐसी खबरें। लेकिन अब कतर में भारत की कूटनीतिक जीत वाली खबर। पीएम मोदी कल यूएई के दौरे पर जा रहे हैं। वहां से अगले दिन 14 फरवरी को पीएम कतर की राजधानी दोहा पहुंचेंगे। कतर दौरे की जानकारी विदेश सचिव ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी। पीएम मोदी के कतर दौरे से 2 दिन पहले कूटनीतिक जीत वाली अच्छी खबर सामने आई है। कतर में सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हो गई है। इसमें से 7 रिहा होकर स्वदेश भी लौट आए हैं। 18 महीने के लंबे इंतजार के बाद देश लौटने की खुशी इनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही इन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। सकुशल वापसी के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। इन लोगों को कथित जासूसी मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में भारत के दखल के बाद
उसे जेल की कैद में बदला गया था। अब इनकी सुरक्षित वतन वापसी हो गई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत वाली इनसाइड स्टोरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कतर से भारतीय नौसैनिकों के रिहाई के बाद पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद की ये तस्वीर वायरल है। दोनों की मुलाकात दिसंबर 2023 में दुबई में हुई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 के दौरान हुई थी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ही 8 भारतीयों की रिहाई का रास्ता तय हो गया था। पीएम मोदी ने मीटिंग के बाद कहा था, द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। दुबई की मीटिंग में 8 भारतीयों की रिहाई पर चर्चा हुई या नहीं, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान दोनों देशों से नहीं जारी किया गया था, लेकिन आधिकारिक और बैक चैनल से इस पर काम होता रहा। प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की निगरानी करते रहे और तब जाकर रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों की रिहाई के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद कहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया है कि ये पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सशक्तता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपनी भारत भूमि पे वापस लौट गए। इन 8 भारतीयों के अलावा कतर की जेलों में करीब 700 और भारतीय बंद हैं। विदेश सचिव ने जानकारी दी है कि मोदी सरकार इनकी रिहाई के लिए भी लगातार कोशिशें कर रही है। विदेश मंत्रालय ने यहां यह साफ कर दिया है कि पीएम मोदी के कतर दौरे को 8 भारतीयों की रिहाई से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि पीएम के कतर दौरे की तैयारी कई हफ्तों से चल रही थी। अब आपको बताते हैं कि पूर्व भारतीय नौसैनिक को किस मामले में सजा हुई थी, कैसे ये पूरा मामला चला और इनकी रिहाई हुई। भारत माता की जय। कतर सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सजा देने की कोई वजह नहीं बताई थी। ये 8 पूर्व नौसैनिक अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। प्रोग्राम का लक्ष्य रेडार से बचने वाले हाईटेक तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। भारतीय पूर्व नौसैनिक कंपनी में वहां के नौसैनिकों को ट्रेनिंग देते थे। कतर की एजेंसी ने अगस्त 2022 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मार्च 2023 में इन पर पनडुब्बी कार्यक्रम में जासूसी का आरोप तय किया गया। आखिरकार 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने इन 8 भारतीय नागरिकों को सजाए मौत दे दी थी। मौत की सजा के बाद मोदी सरकार ने कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। मोदी सरकार ने नवंबर महीने में सजा के खिलाफ अपील दायर की। COP28 समिट में पीएम मोदी और कतर अमीर के बीच वार्ता हुई और मोदी सरकार के दखल के बाद कतर ने पूर्व नौसैनिकों की सजा कम की। सुनवाई के बाद कतर की कोर्ट ने फांसी की सजा को जेल की कैद में बदला। अब कतर के अमीर ने इन्हें रिहा किया और वतन वापसी हुई। हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं गल्फ के, उनके संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। कतर अलग नहीं रहना चाहता, उसको कुछ मिलता नहीं। अगर कतर पे किसी प्रकार की आपत्ति आती है, सिक्योरिटी की इशू होती है, तो उसकी मदद के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ओनली रिस्पॉन्डर भारत है। कतर से इन 8 नेवल ऑफिसर्स की जो रिलीज है, ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए। जिन 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हुई है, उनमें कमांडर रिटायर्ड पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर रिटायर्ड सुगनाकर पकाला, कमांडर रिटायर्ड संजीव गुप्ता, कमांडर रिटायर्ड अमित नागपाल, कैप्टन रिटायर्ड नवतेज सिंह गिल, कैप्टन रिटायर्ड सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन रिटायर्ड वीरेंद्र कुमार वर्मा और सेलर रागेश शामिल थे। ये रिहाई ऐसे समय में हुई है जब पिछले हफ्ते ही भारत और कतर के बीच एक अहम समझौता हुआ था। 20 सालों के इस समझौते की कुल लागत 78 अरब डॉलर की है।
हमारे संवाददाता मनीष झा ने 8वें भारतीय पूर्व सैनिक की रिहाई से जुड़ी बड़ी खबर हमारे साथ साझा की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 8वें नौसैनिक के पेपर तैयार किए जा रहे हैं। कुछ तकनीकी वजहों से वो अपने साथियों के साथ नहीं आ सके, लेकिन जेल से रिहा हो चुके हैं, जल्द अपने घर लौटेंगे। सूत्रों की माने तो रिहाई में एनएसए अजीत डोभाल ने अहम भूमिका निभाई है। कई बार कतर का दौरा किया, केस से जुड़े अधिकारियों से लगातार फॉलोअप करते रहे। आपको बता दें कि कतर में फांसी सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई आसान नहीं होती है। कतर में कैदियों की सजा माफी दिसंबर महीने में होती है। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस के दिन कैदियों की सजा माफ की जाती है। तय नियमों को तोड़कर फरवरी में भारतीय कैदियों की रिहाई हुई। कतर में निचली अदालत के फैसले को भी बदलना आसान नहीं है। मोदी सरकार ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाया। रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें की गई। बाकी मुस्लिम देशों के जरिए कतर पर दबाव बनाया। दूसरे मुस्लिम देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते प्रयासों में कारगर साबित हुए। पीएम मोदी के मजबूत भरोसेमंद लीडर वाली छवि काफी अहम साबित हुई। कतर से भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का राजनीतिक दल स्वागत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी रिहाई पर खुशी जताई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार। मोदी है तो मुमकिन। प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद ही ये संभव। खुशी है कि इनको रिहा कर दिया गया है और वो वापस आ गए हैं। और आपको बता दें कि कतर में कैसे नामुमकिन को पीएम मोदी ने मुमकिन किया, यह जानने के लिए रात 10 बजे 8 भारतीयों की रिहाई पर हमारा खास शो है। वो 8 हिंदुस्तानी मोदी नीति की अभूतपूर्व कहानी। कल से पीएम मोदी के यूएई और कतर दौरे की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी मंगलवार को आबू धाबी के लिए रवाना होंगे। यहां वो यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बीएपीएस हिंदू मंदिर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आबू धाबी से पीएम मोदी के दौरे की एक एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए टीवी9 भारत संवाददाता विपिन चौबे यूएई पहुंच चुके हैं। उन्होंने मंदिर में तैयारियों पर अपनी एक रिपोर्ट भेजी है, जरूर देखिए। आबू धाबी की सरजमी पर यह दिख रहा मंदिर भारत की कूटनीति के एक बहुत बड़ी विजय के रूप में देखा जा रहा है। इस मंदिर में बहुत सारी विशेषताएं हैं और ऐसा भी दावा किया जाता है कि यह पूरा मंदिर अयोध्या की तर्ज पर बना है। माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी आपको नजर आएंगे। इसी तरह से दूसरे शिखर में जाएंगे तो वहां भगवान राम नजर आएंगे, माता सीता नजर आएंगी आपको। सबसे पहले आप देखिए ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष के कैमरों के जरिए इस गर्भगृह की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर। हालांकि पीएम मोदी के दौरे पर ताजा अपडेट यह है कि आबू धाबी में 2 दिन से मौसम खराब है, जिसके चलते पीएम मोदी का फाइनल कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। सफल कूटनीति के बाद खबर राजनीति की, जिसे लेकर 2 दिन जबरदस्त सस्पेंस, हंगामा, गहमा गहमी, खींचतान और उठापटक रही। सवाल यह था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर पाएंगे या फिर तेजस्वी यादव कोई खेला कर देंगे। तेजस्वी यादव ने खेला करने की कोशिश तो की, सफल नहीं हो पाया। नीतीश सरकार के साथ तो खेला नहीं हुआ, लेकिन विपक्षी दल आरजेडी के साथ ही खेला हो गया। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। आरजेडी के 3 विधायक पाला बदलकर नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं। इन्होंने क्रॉस वोटिंग की। आरजेडी के स्पीकर अवध बिहारी को हटाना पड़ा। फ्लो टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव ने लंबी स्पीच दी। उन्होंने नीतीश कुमार पर तीखे तंज कसे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर भी हमले किए। तेजस्वी यादव की बातों का जवाब नीतीश कुमार और विजय सिन्हा ने दिया। लंबी चर्चा के बाद फ्लो टेस्ट हुआ तो नंबर नीतीश कुमार के हक में रहे। ये रिपोर्ट देखिए। प्लीज आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे। पिछले 2 दिन से महागठबंधन की तरफ से खेला होने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब फ्लो टेस्ट के दौरान वोटिंग का मौका आया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में विश्वास मत की प्रक्रिया हुई। विश्वास मत के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि विपक्ष की गिनती 0 रही। 243 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत थी, जिसे नीतीश कुमार ने आसानी से हासिल कर लिया। एनडीए के पास पहले से 128 विधायकों का समर्थन था। विश्वास मत के दौरान इसमें एक और इजाफा हो गया।
आरजेडी के 3 विधायकों प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद ने क्रॉस वोटिंग की। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। आरजेडी के 3 विधायक विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए थे। जीतने के बावजूद भी शर्म से सबके चेहरे झुके हुए हैं। किसी डिबेट का जवाब नहीं, किसी एक एक बात जो हमने कही उसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। गलतोथरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आने वाले दिनों में बिहार की जनता, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, माइनॉरिटी, तमाम जनता ये देखेगी कि सेंटिमेंट्स और सच किसके पक्ष में। आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव के सत्ता पक्ष की तरफ बैठने के साथ ही यह साफ हो गया था कि नीतीश कुमार की सरकार को कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ विश्वास मत से पहले बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग की प्रक्रिया हुई और उसका जो परिणाम आया उससे तो और ये साफ हो गया कि अब तेजस्वी यादव के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। सत्ता पक्ष ने अवध बिहारी को हटाने का प्रस्ताव पेश किया। विधायकों की गिनती हुई तो स्पीकर अवध बिहारी के खिलाफ 125 वोट पड़े, जबकि पक्ष में सिर्फ 112 वोट पड़े। इस वोटिंग के दौरान आरजेडी के 3 विधायकों ने सत्ता पक्ष की तरफ से वोटिंग की, जबकि सत्ता पक्ष के 5 विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। स्पीकर अवध बिहारी को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान नेता विपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर टेंशन दिख रही थी। इसी के बाद आरजेडी के साथ खेला होने वाली तस्वीर दिखी। जब आरजेडी के 3 विधायक सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठे दिखाई दिए, इस तस्वीर ने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। फ्लोर टेस्ट सिर्फ औपचारिकता रह गया। तेजस्वी यादव ने इस मौके का इस्तेमाल अपने वोटर्स को मैसेज देने के लिए किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कैसे तंज कसे और सत्ता पक्ष ने उन्हें कैसे जवाब दिया, ये रिपोर्ट देखिए आप। हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं। विश्वास मत पर बहस की शुरुआत नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने की। 40 मिनट की स्पीच में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कई सवाल दागे। पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाला बदल लिया? बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? तेजस्वी ने नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया और फिर नीतीश की तुलना राजा दशरथ से कर दी। मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं, और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही। हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं। जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। नीतीश कुमार बोले तो उनके निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी रहे। नीतीश सीधे तेजस्वी के सवाल पर आए। पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। इनके पिताजी भी उधर साथ थे। तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। तेजस्वी ने नीतीश के उस बयान पर भी अटैक किया जो उन्होंने राजभवन से निकलने के बाद दिया था। नीतीश ने भी जवाबी हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ न देने के लिए थे। हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे। हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, इधर उधर नहीं किया था।
बयानों के तीर तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच भी चले। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बार बार पलटने पर चुटकी ली तो तंज सम्राट चौधरी ने भी कसा। क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए। जिस दिन सरकार बदली तो कहा गर्व से कि खेला कर देंगे, ये क्या हो गया, खेला हो गया ना। ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। नीतीश कुमार की स्पीच के दौरान आरजेडी विधायकों ने टोका टाकी की, हल्ला मचाया। इससे नीतीश काफी गुस्से में आ गए। आप सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं बोलिए बोले। अगर सुन लीजिए, आपको हो क्या गया है? हम सब की बात सुने हैं। अरे आप समझाइए लोगों को। शांति 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 बोल रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा था कि वो फ्लो टेस्ट से गायब रहने वाले 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कराएंगे। फ्लो टेस्ट के बाद नीतीश सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया। पटना में जेडीयू विधायक संजीव कुमार के खिलाफ विधायक बीमा भारती और विधायक दिलीप राय के अपहरण का केस दर्ज कराया गया। संजीव कुमार के साथ आरजेडी से जुड़े इंजीनियर सुनील के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने भी शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्हें भी महागठबंधन में शामिल होने के एवज में 10 करोड़ रुपए या मंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट के तहत हुई है। बिहार में महागठबंधन के साथ खेला हुआ तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अशोक चौहान ने विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा। अशोक चौहान ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही महाराष्ट्र के बड़े मराठा नेता अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया, महाराष्ट्र से दिल्ली तक पार्टी में सन्नाटा पसर गया। खबर तो धक्कादायक है, चर्चाएं बहुत हो रही थी, लेकिन ऐसे कुछ निर्णय लेंगे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया है। जिस तरह से सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल चल रहा है और अपोजिट पार्टी में कोई रहना नहीं चाहिए, इसके लिए जो है पार्टी के जो नेता है उनको बुला के उसको जो है लेने का काम चल रहा है। जिनकी बात आप कर रहे हो, पक्ष ने उनको क्या नहीं दिया। अशोक चौहान के इस्तीफे से हैरानी इसलिए भी हुई क्योंकि वो महाराष्ट्र कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। वो 2 बार कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे। 1993 और 2003 में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। 2 बार नांदेड़ सीट से सांसद और 3 बार विधायक रहे। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र कांग्रेस महासचिव रहे। इस्तीफा देने से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। जब कांग्रेस ने इतना कुछ दिया तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ी क्यों। हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूँ। चर्चाएं तेज है कि अशोक चौहान बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। 15 फरवरी को अमित शाह छत्रपति संभाजी नगर में एक रैली करने वाले हैं। संभावना है कि इसी दौरान चौहान बीजेपी में शामिल होंगे। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अशोक चौहान अभी चुप्पी साधे रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अशोक चौहान बीजेपी से राज्यसभा जा सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चौहान के साथ कांग्रेस के 10 से 12 विधायक हैं जो जल्द ही कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। यह भी राजनीति का अजीब खेल है। नवंबर 2010 में अशोक चौहान पर मुंबई की आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का आरोप लगा था। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब खबर है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को लगातार झटके दे रही है। पहले शिवसेना में 2 फाड़ हुआ, फिर एनसीपी 2 गुटों में बंट गई। अब कांग्रेस में बड़ी टूट के आसार नजर आ रहे हैं।
यानी महाविकास आघाड़ी लगातार कमजोर हो रही है। एक महीने के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। शुरुआत 14 जनवरी को कांग्रेस के बड़े नेता मिलन देवड़ा से हुई। मिलन देवड़ा यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए। मिलन देवड़ा के बाद 8 फरवरी को मुंबई में कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी। वह एनसीपी अजीत पवार में शामिल हो गए और आज 2 बार के मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने पार्टी को बाय बाय कर दिया। सूत्र बता रहे हैं कि उनके साथ 10 से 12 विधायक हैं। अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने का असर राज्यसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। महाराष्ट्र में एक राज्यसभा उम्मीदवार जिताने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीतना तय है। अगर बीजेपी ने चौथा उम्मीदवार उतारा तो चुनाव कराना होगा। अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के 44 विधायक रह गए। विधायक जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत पवार ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में जीशान सिद्दीकी के वोट को लेकर संशय। अगर अशोक चौहान समर्थक कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की या गैर हाजिर रहे तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर कांग्रेस के 4 विधायक भी वोटिंग से गैर हाजिर रहे तो कांग्रेस के लिए अपने कैंडिडेट को जिताना संभव नहीं होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अशोक चौहान के परिवार का दबदबा रहा है। उनके पिता शंकर राव चौहान कांग्रेस के बड़े नेता थे। वो 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक चौहान का महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के इलाके में अच्छा खासा असर है। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में महाराष्ट्र से दिल्ली तक खलबली मच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत की। पूरी बात बताई। सोनिया गांधी खुद खड़गे से मिलने उनके घर गई। दोनों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा हुई। कल दोपहर मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। अशोक चौहान ने पार्टी को ऐसे वक्त में अलविदा कहा है जब कांग्रेस राज्यसभा की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने एक्सक्लूसिव खबर दी है। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजे जाने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में चर्चा हुई। राजस्थान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं और तोड़फोड़ की संभावना भी नहीं है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है। अब राहुल गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी की वर्चुअल मीटिंग होगी। उसके बाद फाइनल ऐलान होगा। सोनिया को राज्यसभा भेजने का मतलब यह है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस सूरत में प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा के मैदान में उतर सकते हैं। कांग्रेस जहां अभी सोनिया का नाम तय नहीं कर पाई है, वहीं बीजेपी ने राजस्थान में अपने उम्मीदवार तय कर दिए। बीजेपी ने राजस्थान से 2 नामों की घोषणा की है। पूर्व विधायक चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को राज्यसभा के लिए रिपीट नहीं किया गया। भूपेंद्र यादव को बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। वो हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ या राजस्थान के अलवर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद अब खबर तमिलनाडु की। वहां आज एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। विधानसभा के अंदर राज्यपाल RN रवि ने अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार है जब गवर्नर ने सदन में अपना पारंपरिक संबोधन नहीं पढ़ा और कुछ मिनट बोलकर वहां से निकल गए। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सदन का बहिष्कार किया। उनके गुस्से की क्या वजह है, ये रिपोर्ट देखते हैं। तमिलनाडु में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच चल रही तनातनी फिर सामने आई। विधानसभा में राज्यपाल ने तथ्यों और नैतिक आधार पर अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया। पहले आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। My repeated request and advice to show due respect to the national anthem and play it at the beginning and end of the address has been ignored. This address has numerous passages with which I convincingly disagree on factual and moral grounds. I lending my voice to them would constitute constitutional travesty. Hence, with respect to the House, I conclude my address, wish this House. इसके बाद राज्यपाल सदन छोड़कर चले गए। ये पूरा अभिभाषण विधानसभा अध्यक्ष ने तमिल भाषा में पढ़ा। जिस वक्त सदन में ये सब चल रहा था तब उनके ठीक सामने मुख्यमंत्री स्टालिन भी बैठे हुए थे।
राज्यपाल के वॉकआउट का मामला बढ़ने के बाद तमिलनाडु गवर्नर ऑफिस ने एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि राज्यपाल को संबोधन का ड्राफ्ट 9 फरवरी को मिला, जिसमें राजभवन के मुताबिक कई तथ्य सत्य से परे थे। इसलिए राज्यपाल ने ड्राफ्ट लौटाते हुए इसमें सुधार करने को कहा। साथ ही संबोधन की शुरुआत और समाप्ति पर राष्ट्रगान बजाने के लिए कहा। राजभवन का कहना है कि उन्होंने अपनी आपत्ति से सीएम और स्पीकर दोनों को अवगत कराया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं डीएमके का कहना है कि तमिलनाडु विधानसभा में पहले स्टेट सॉन्ग बजाया जाता है और अभिभाषण खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजता है। वहां यही परंपरा चलती आ रही है। और आइए अब देखते हैं देश की 9 बड़ी खबरें। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, गिफ्ट दिए, फोटो खिंचवाई। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने पीएम मोदी से 20 मिनट तक बातचीत की। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की किसान चौपाल, किसानों से जुड़ी समस्याओं और योजनाओं पर बात। बंगाल में मनरेगा मजदूरों के दर्द को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत, जल्द से जल्द फंड रिलीज करने की मांग की। संदेशखाली हिंसा को लेकर बंगाल विधानसभा में बवाल, शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 6 विधायक सस्पेंड। किसानों के दिल्ली चलो प्रोटेस्ट से पहले पुलिस की मॉक ड्रिल, पुलिस ने टीयर गैस दागने की प्रैक्टिस की। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अब्दुल मलिक को 2 करोड़ 44 लाख रुपए का नोटिस। नगर निगम ने 15 फरवरी तक नुकसान की भरपाई का समय दिया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बस और कार में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौके पर मौत। शिंदेगुट के विधायक संतोष बांगर का विवादित बयान, स्कूली बच्चों से कहा अपने माता पिता से उन्हें वोट देने के लिए कहना, ना माने तो 2 दिन की भूख हड़ताल कर देना। बिग बॉस विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव ने जयपुर में एक शख्स को जड़ा थप्पड़। एल्विश ने कहा भद्दे कमेंट करने को पर मारा। और अब से कुछ ही मिनटों के बाद देखिए वो 8 हिंदुस्तानी मोदी नीति की अभूतपूर्व कहानी।